हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की इस तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। जैसा आप सबको पता है कि आज एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि मैं उस टॉपिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सब आगे आपको बताता हुआ चलूंगा। उससे पहले जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो विद्यार्थी जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो 2024 के साथ 25 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए आपको पता है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का बैच नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। इसके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई। 20 मई को इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो ध्यान रखें कि 20 मई को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आपको 20 मई से पहले एडमिशन ले लेना चाहिए। इसमें कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 30,500 रुपए। क्या आपको भी 30,500 पे करना है? नहीं, आपको 30,500 पे नहीं करना है। आपको यूज करना है कोड MB लाइव। और जैसे ही आप कोड MB लाइव यूज करते हैं तो ये जो प्राइस है 30,500 की, ये गिर के कितनी हो जाएगी? मात्र 18,999 रुपए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तारीख आपको याद रखनी है, 20 मई। 20 मई से पहले आपको एडमिशन ले लेना है। 20 मई के बाद एडमिशन इसमें आपकी क्लोज हो जाएगी। ये है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन या मैं कहूं जनरल स्टडीज के लिए प्रीलिम्स, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा जिसको हम कहते हैं मेंस, दोनों एग्जामों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और है जो आप लोगों के साथ मुझे साझा करनी है वो ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का फर्स्ट बैच जो NCERT को लेके, जो NCERT को 100 डेज में, मतलब प्लान ये किया गया कि 100 दिन में आपको सारी NCERTs जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो जो NCERTs हैं, वो NCERTs जो आपके लिए CSE सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी है, वो सारी NCERTs आपको करवाई जाए। बैच का जो ओरिजिनल प्राइस है वो रखा गया है 4,000 रुपए। तो आपको 4,000 रुपए पे नहीं करना है क्योंकि आप मेरी क्लास ले रहे हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक कोड पता लग गया। कौन सा कोड? आपको एक कोड पता लग गया, MB लाइव। और जैसे ही आप कोड लगाते हो MB लाइव, तो प्राइस गिर के कितनी हो जाएगी? मात्र 1,499 रुपए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बैचेस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको अभी लगता है कि मैं फाउंडेशन बैच में पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, मेरे लिए सही है या नहीं है, उन लोगों को। और वो लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनके पास अभी 2 या 3 वर्ष का समय है, उनके लिए बहुत अच्छा बैच है NCERTs, जिससे आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बात और करनी है वो ये है कि हमने जब ज्योग्राफी शुरू करी थी, जब भूगोल शुरू किया था, तो हमने देखा था, जब हमने शुरू करी थी तो हमने देखा था ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, साथ ही साथ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल। ये चीजें हमने समझने की कोशिश करी थी कि ज्योग्राफी को इन दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने देखा था कि फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने शुरू करी थी, भौतिक भूगोल जिसको हमने कहा था, भौतिक भूगोल, या जिसको हमने फिजिकल ज्योग्राफी कहा था। और इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखे थे कुछ हिस्से इसके, जिसमें से महत्वपूर्ण तीन हम लोगों को, जो तीन पिलर हैं इसके, वो कौन कौन से हैं हमें पता है। एक है जियोमॉर्फोलॉजी, इसको भू आकृति विज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी और तीसरा है ओशियनोग्राफी। तो जैसा जो लोग क्लासेस शुरू से ले रहे हैं, आप लोगों को पता होगा हमने जियोमॉर्फोलॉजी की अप्रोक्सीमेटली 53 क्लासेस ली हैं, जिसमें 53 क्लासेस में हमने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी, जो सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के पास भूगोल वैकल्पिक विषय है, उसमें आप देखोगे जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में आपको जियोमॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। आप अगर आपने सही से ये क्लासेस लिए तो आप पाओगे कि आपने 60% से ज्यादा सिलेबस इस भूगोल ऑप्शनल का, या मैं कहूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस था चैप्टर नंबर 1 का,
वो भी करीब करीब आपने खत्म कर लिया है। इसके अलावा कुछ और थ्योरीज होती हैं जो सामान्य अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन वो वैकल्पिक विषय अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो हमने बात करी थी जियोमॉर्फोलॉजी की। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी या जिसे मैं कहूं जलवायु विज्ञान जिसे कहा जाता है। तो क्लाइमेटोलॉजी हम लोग शुरू करेंगे जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान सबसे पहले समझते हैं कि क्यों हम पढ़ें ये जलवायु विज्ञान, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या ये सिर्फ यहीं पे हमारे काम में आएगी या और कहीं पे भी काम में आ सकती है, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखो तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको भूगोल देखने को मिलेगा, या मैं कहूं आपको जियोग्राफी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। क्लाइमेटोलॉजी बहुत अभिन्न अंग है किसका, भूगोल का। ज्योग्राफी का एक अभिन्न अंग है, बिना क्लाइमेटोलॉजी के आप ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सिलेबस में एक तो हमारे भूगोल के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा करंट अफेयर समसामयिकी विषय। हाल ही में आपको पता होगा, जैसे हम लोगों ने बात भी करी थी कि मोका एक चक्रवात है। आपने स्टडी आई क्यू IAS हिंदी में बहुत सारे वीडियोस भी देखे उसके, कि वो चक्रवात, अब समझना है आपको चक्रवात क्या होते हैं, क्यों उन्हें चक्रवात कहा जाता है, क्यों यहाँ पे वायु सिर्फ गोल गोल घूमती है, क्यों इन चक्रवातों, जब समुद्र पे चक्रवात होते हैं तभी ये ज्यादा बारिश कर पाते हैं, जैसे ये चक्रवात जमीन पे पहुंचते हैं या स्थल मंडल पे, स्थल पे अगर जब पहुंच जाते हैं तब वहां पे बारिश कम होना क्यों शुरू हो जाती है, क्यों तटीय क्षेत्रों पे बहुत सारी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है इन चक्रवातों से। ये सब क्या है, ये सब आप देखोगे करंट अफेयर भी है, साथ ही साथ ज्योग्राफी, कोर जो ज्योग्राफी है, जो मूल भूगोल है, वहां पे भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो उस दृष्टि से भी ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, जलवायु विज्ञान। ये हम मैंने बात करी आपके प्री के बारे में। दूसरी अगर हम बात करें मेंस के बारे में, जिसको मुख्य परीक्षा कहा जाता है, अगर मुख्य परीक्षा की आप लोग बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी आप पाएंगे जो भूगोल, भूगोल आपको पेपर GS पेपर 1 में देखने को मिलेगा, सामान्य अध्ययन के पेपर 1 में, और सामान्य अध्ययन पेपर 3 में भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वहां पे भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं करंट अफेयर से जुड़ के। साथ ही साथ आपको पता होगा इसी से मिलता जुलता एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान ना केवल आपको GS पेपर 1 में मदद करेगा, GS पेपर 3 में भी मदद करेगा। GS पेपर 3 में अगर आप देखोगे तो आपको कृषि जैसे मुद्दे जो आपको देखने को मिलेंगे, वो कहां देखने को मिलेंगे, पेपर 3 में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि भूकंप कुछ होता है, भूकंप के बाद हमने पढ़ा ज्वालामुखी कुछ होता है, सुनामी कुछ होती है। पहले जानना पड़ेगा, तो डिजास्टर जैसे बाढ़ है, बाढ़ क्यों आती है पहले ये समझना पड़ेगा। हम बार बार बात करते हैं किस बारे में, हम बार बार बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ये सब चीजें हमको कहाँ पता लगती हैं, इस भूगोल में पता लगेंगी, इस क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर में पता लगेंगी। ये तो हमने भूगोल की बात करी। साथ ही साथ आपको जान के हो सकता है आश्चर्य हो, ये जो जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका इसमें, पर्यावरण। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको लेके आप देख रहे हो 2013 के बाद प्री में प्रारंभिक परीक्षा में लगा था, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पर्यावरण को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो ये जो जलवायु विज्ञान है ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जलवायु विज्ञान आपको ये समझाएगा कि पृथ्वी की जलवायु कैसे बनी, आज जो पृथ्वी की जलवायु है वो ऐसी क्यों है, और इन फ्यूचर जिस तरीके से मनुष्य लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, उससे जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, और जलवायु में आने वाले ये परिवर्तन कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, वो संबंधित है पर्यावरण। तो पर्यावरण, अगर आपको अच्छे नंबर ला रहे हैं पर्यावरण में, पर्यावरण में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, जलवायु विज्ञान समझनी
पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने बहुत अच्छे से ये समझ लिया होगा कि क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी के मैं कहूं आपको 10 क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो यकीन माने जियोमॉर्फोलॉजी जिसको हमने इतना समय दिया वो आपको बेस बना के देती है, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगातार आपको प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द के बारे में। इस शब्द में आप देख रहे हो एक शब्द छुपा हुआ है जिसको कहा जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेटोलॉजी में एक शब्द छुपा हुआ है क्लाइमेट, या मैं कहूं जलवायु विज्ञान में एक शब्द है जलवायु। अब ये जलवायु क्या होती है? जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं जलवायु को किसके साथ? जलवायु को कंफ्यूज किया जाता है मौसम के साथ। क्या फर्क होता है जलवायु में और मौसम में? तो अगर आप ध्यान से देखो, मौसम जो होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। क्या होता रहता है? वो बदलता रहता है। वो क्या होता रहता है? वो चेंज होता रहेगा, वो चेंज होता रहता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं जलवायु की, ये बहुत जल्दी से, क्या बहुत जल्द इसमें क्या देखने को नहीं मिलेंगे आपको? बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। जल्द बदलाव कहाँ देखने को नहीं मिलेंगे? जलवायु में देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मौसम आप देख रहे हो कि महीना चल रहा है मई का, मई के महीने में जहां पे तपती हुई गर्मी पड़नी चाहिए थी, जो उत्तरी भारत है वहां पे तापमान 40, 42, 45 डिग्री पहुंचना चाहिए था, वहां इस बीच आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूल भरी आंधियां देखने को मिल रही है। धूल भरी आंधियों के अलावा किसी किसी जगह पे बारिश देखने को मिल रही है, जहां पे तापमान अब आपको 35 से 40 के बीच में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जहां पे भी तापमान होना चाहिए था 45 डिग्री के आसपास, 44-43 डिग्री के आसपास, वहां भी आप तापमान देखोगे तो 37, 38, 39 तापमान देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये मौसम है। मौसम बदल रहा है। मौसम बदल कैसे रहा है? आप देख रहे हो कि एक दिन में आपको धूप देखने को मिल रही है, वहां पे हो सकता है आपके वहां का तापमान 42 डिग्री हो, लेकिन अगले दिन आंधी के कारण तापमान में गिरावट आ गई। क्या हुआ? बदला मौसम। तो जो बहुत तेजी से बदल जाए, बहुत जल्दी से बदल जाए, इंसानों की जैसे बदल जाए, जैसे याद करो वो भी बदल गया ना, वो आपको छोड़ के चला गया, तो वो भी किस तरीके से बदल गया? मौसम की तरह बदल गया। तो मौसम इसीलिए कहा जाता है कि इंसान भी मौसम के जैसे बदल जाते हैं। तो आप समझ गए कि मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, उसे कहा जाता है मौसम। अब बात करते हैं जलवायु। जलवायु में हमने लिखा है इसमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगे? बहुत जल्दी या बहुत तेजी से बदलाव देखने को यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या देखने को मिलेगा? हम लगातार आपने पर्यावरण में, या मैं कहूं लगातार करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये शब्द देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। हमको शब्द देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन। हम कह रहे हैं कि जलवायु क्लाइमेट जो होता है वो तो चेंज होता ही नहीं है, लेकिन हमने तो शब्द देखा है सर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। सर वो कैसे देख लिया हमने? उसके पीछे वजह यह है कि जो जलवायु होती है इसको ये माना जाता है, क्या जलवायु को माना ये जाता है ये औसतन औसतन है किसका? औसत है 35 वर्षों का करीब। कितने वर्षों का? 35 वर्ष का औसत है। और एक किसका औसत है? ये उस स्थान के मौसम का औसत है। मतलब हो सकता है किसी स्थान का मौसम अलग हो, किसी स्थान की जलवायु अलग हो। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की अगर जलवायु के बारे में आप जानोगे, जलवायु के बारे में जब पढ़ोगे तो आप पाओगे भारत की जो जलवायु उसको एक विशेष नाम दिया गया है। भारत की जलवायु को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मानसून जैसी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसून जलवायु, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम भारत के मौसम को कहते हैं, भारत की जलवायु को कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको 12 महीने हर दिन आपको मानसून जैसा मौसम देखने को मिले, हमें पता नहीं देखने को मिलता।
तो ये भारत का जो मानसून है, भारत का मानसून भारत की क्या है? भारत का मानसून भारत की जलवायु, क्लाइमेट है। हर समय पे, हर स्थान पे मौसम भारत में आपको अलग-अलग देखने को मिलता है। आप देख रहे हो कि उत्तरी भारत में आप देखोगे कुछ अलग मौसम देखने को मिलेगा, वहीं पे दक्षिणी भारत में जाओगे तो मौसम अलग देखने को मिलेगा। पश्चिमी भारत में अलग मौसम देखने को मिलेगा, पूर्वी भारत में अलग मौसम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी कारणवश हो रहा है, अगर इन सबका औसत निकालूँ तो ये आपको क्या दे देगा? आपको जलवायु दे देगा। किसका औसत निकालना है? औसत निकालना है मौसम का। अब उम्मीद करता हूँ आपको मौसम में और किसमें, जलवायु में क्या फर्क होता है ये समझ में आने लगा होगा। लेकिन एक प्रश्न जिसका तस बना हुआ है कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि सर जलवायु जो होती है वो 35 वर्षों का जो मौसम है उसका हमने औसत निकाल लिया, उससे हम किस तथ्य पे पहुंच गए कि जलवायु क्या होती है। लेकिन अब ये जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, ये क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। किसके बारे में? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद आप देखोगे बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज लगने देखने को मिली। बहुत सारे जो गैस हैं वो उत्सर्जित हो रही है उन फैक्ट्री से। इस औद्योगिक क्रांति से आप देख रहे हो कि बहुत सारी क्या हो रही है, गैस जो हो रही है वो बहुत तेजी से उत्सर्जित हो रही है। गैस उत्सर्जित जब होती हैं तो ये किस पे प्रभाव डालती हैं? ये जलवायु पे प्रभाव डालती हैं। तो क्या एक दिन में ही जलवायु पे प्रभाव डाल देती हैं? तो हमने देखा नहीं, एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीमे-धीमे। हमको पता है कि औसत ही कितने वर्षों का है? 35 वर्षों का। तो इस बीच इन गैसों ने क्या किया? किस पे प्रभाव डालना शुरू करा? क्लाइमेट पे, जलवायु पे बहुत सारा प्रभाव, इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। इस कारण क्या हो रहा है? इस कारण आप देख रहे हो कि जहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहां पे लगातार बारिशें हो रही है। जहां कभी सूखा नहीं पड़ता था वहां सूखा पड़ना शुरू हो रहा है। पानी की कमी होती जा रही है। टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से कहीं कहीं पे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से कहीं पे गिर रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब है जलवायु परिवर्तन के रिजल्ट, इसके परिणाम। तो अब मैं समझता हूं, अब आप समझ गए होंगे क्या होता है जलवायु, क्या होता है मौसम और क्या होता है जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चलते हुए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पृथ्वी की आयु देखें, अगर हम क्या देखें, पृथ्वी की आयु, ये क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, यह है पृथ्वी की आयु। अच्छा, पृथ्वी जब बनी थी तब पृथ्वी के आसपास जो वातावरण है, पृथ्वी के आसपास एक आपको देखने को मिलेगा एक एनवलप है। एनवलप क्या होता है इसको एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? एक गैसों का एनवलप है। आपको बहुत सारी गैस देखने को मिली। इस गैसों के इस एनवलप को, इस लिफाफे को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने शब्द देखा वायुमंडल, आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी जो हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी है। आपको एक तीन डायग्राम याद आ जा, तीन गोले याद आ गए होंगे। हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी? स्थलमंडल की। हमने बात करी थी लिथोस्फीयर की, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं हम लोग, आपको पता है अच्छे से। हमने बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी वायुमंडल की, जिसको हमने एटमॉस्फेयर कहा था। हमने बात करी थी जलमंडल की, जिसको हमने हाइड्रोस्फीयर कहा था। ठीक है, इसके अलावा जहां पे तीनों मिलते हैं इसको हमने बोला था जैव मंडल। क्या बोला था? जैव मंडल, या इसको मैंने बोला था बायोस्फीयर।
याद आ रहा है आपको ये सब चीजें? हमने जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से ये सब चीजें पढ़ी थी, जो जियोमॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में। जिन लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर्स नहीं देखे, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि धीमे धीमे आप वो लेक्चर साथ में देखते हुए चलें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी क्लाइमेटोलॉजी में भी जो मैं जियोमॉर्फोलॉजी से रेफरेंस उठाता हुआ चलूंगा। तो ये चीज थी, हमने मंडलों की यहाँ पे बात करी थी। तो यहाँ पे कौन से मंडल का नाम आया? वायुमंडल का नाम। अब वायुमंडल क्या है? अगर वायुमंडल की मैं आपको सिंपल परिभाषा बताऊं तो पृथ्वी के आसपास बहुत सारी, पृथ्वी के पास बहुत सारी गैसें हैं। पृथ्वी के पास गैसें क्यों हैं? तो आपको, हमें पता है जब पृथ्वी बन रही थी तो बनते बनते हमको याद है डी गैसिंग नाम से एक प्रक्रिया हुई थी। डी गैसिंग प्रक्रिया क्या थी अगर आपको याद है? तो जब ज्वालामुखी निकल रहे थे और पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें निकल रही थी वाष्प के रूप में, गैसों के रूप में, जब पृथ्वी धीमे धीमे ठंडी हो रही थी तो बहुत सारी गैसें क्या हो रही थी? बाहर निकल रही थी। तो ये जब गैसें बाहर निकल रही थी तो इस प्रक्रिया को हमने डी गैसिंग के नाम से जाना था। लेकिन जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी एक आग का गोला थी, तब पृथ्वी पे एक अलग तरह का क्या था? वायुमंडल रहा होगा। फिर जब डी गैसिंग की प्रक्रिया हो रही थी, उसके बाद पृथ्वी पे एक अलग तरीके का वायुमंडल रहा होगा। और आज अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पे एक अलग तरीके का क्या देखने को मिलेगा? वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है किसमें? ये इन फेजेस में, या मैं कहूं इन चरणों में किसका विकास हुआ है? वायुमंडल का विकास हुआ है। तो वायुमंडल एक एनवलप है किसका? गैसों का। एनवलप मतलब लिफाफा है जो किसके चारों तरफ लिपटा हुआ है? जो पृथ्वी के चारों तरफ है। अच्छा, पृथ्वी के चारों तरफ ये क्यों रुका हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता था कि पृथ्वी से दूर चला जाता। तो हमें पता है कि पृथ्वी के पास एक बल है। पृथ्वी के पास कौन सा बल है? पृथ्वी के पास है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है? इस ये एनवलप किसके चारों तरफ रुका हुआ है? पृथ्वी के चारों तरफ रुका हुआ है। इसका मतलब ये इस वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनको पकड़े हुए कौन है? उनको गुरुत्वाकर्षण बल पकड़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ा हुआ है। ये बातें हुई किसकी? वायुमंडल का बहुत बेसिक सा हमने इंट्रोडक्शन देखा। और हमने ये भी समझा कि वायुमंडल जो आज आपको दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो हमेशा से ऐसा नहीं है तो वो कैसा था और कैसा हो गया है? याद कीजिए, जब जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी जब बनी थी तो ये था वो चरण प्रथम। ये चरण कौन सा है? ये चरण एक नंबर का चरण है ये। यहाँ पे अगर आप वातावरण को देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ कौन सी गैसें देखने को मिल रही है? यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, यही गैसें देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? आज भी अगर सूर्य पे देखोगे तो कौन सी गैसें देखने को मिलेंगी? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का जो वायुमंडल था बहुत ही पतला था और वहां पे सिर्फ कौन सी गैसें देखने को मिली थी? हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों थी? क्योंकि एक बड़े टुकड़े से ये सारा सौरमंडल बना था। हमने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी में। आज भी अगर सूर्य पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है तो कभी पृथ्वी पे भी हाइड्रोजन और हीलियम रहे होंगे। तो ये वो वाला फेज है, ये वो वाला चरण है जहां पे पृथ्वी पे सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत हल्की गैसें थी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक तो इनको बहुत तेज, ज्यादा देर तक इनको पकड़ के नहीं रख पाया। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो सौर जो हवाएं हैं उन्होंने क्या किया? इस हाइड्रोजन और हीलियम को अपने साथ उड़ा के कहा ले गई? आगे की ओर ले गई। ठीक है, तो ये वाला वायुमंडल का कौन सा चरण था? पहला चरण था। जब वायुमंडल का दूसरा चरण शुरू हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ? धीमे धीमे अब क्या होने लगा है? पृथ्वी ठंडी होने लगी है। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो हमको पता है कि बहुत सारे क्या निकले थे? बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। क्या हुए थे? ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। जब ये ज्वालामुखी उद्गार हुए बहुत सारे, तो कौन सी प्रक्रिया हुई? तो हमें पता है डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई? डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा, डी गैसिंग से क्या हुआ? इस डी गैसिंग से ये हुआ कि वो गैसें जो पृथ्वी के नीचे थी, क्यों? पृथ्वी के नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, हमको पता है। बहुत सारी क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं। आपको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगी। अलग अलग लेयर्स में आप देखोगे अलग अलग तरीके के, अलग अलग अवस्थाओं में बहुत सारे मेटल देखने को मिलेंगे। उन सब में क्या हो रही होंगी? बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होंगी। क्योंकि पृथ्वी इस समय बहुत गर्म है। गर्म है तो वो सारे जो रसायन है वो कौन सी अवस्था में है? वो द्रवीय अवस्था में।
द्रव्य अवस्था में जब वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे तो बहुत सारी गैसें यहाँ से बाहर निकल रही थी, और ये गैसें जब बाहर उत्सर्जित हो रही थी तो क्या कर रही थी, पृथ्वी के तापमान को क्या करने का काम कर रही थी, कम करने का कार्य कर रही थी। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया था, डी गैसिंग की प्रक्रिया कहा था। डी गैसिंग में आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ से आप देख रहे हो पानी जल वाष्प बाहर निकल रहा है, यहाँ से NH3 बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है वो क्या हो रहा था, डी गैसिंग की प्रक्रिया से बाहर निकल रही थी। तो पहले चरण का आपने देखा वायुमंडल जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, ये चरण नंबर आप इसको 2 कह सकते हो, ये कौन सा है, चरण 2। दूसरे नंबर के चरण में डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, और तीसरे चरण का जो वायुमंडल, जो आज जो आपके सामने वायुमंडल है वो ये है, जिसमें बहुत सारी गैसें, जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें, ये सब आई कैसे, ये सब प्रक्रिया तो डी गैसिंग की प्रक्रिया थी, लेकिन डी गैसिंग की प्रक्रिया के बाद जब कौन आया, जब आप देखोगे जब जीव पृथ्वी पे आने लगे, जीवों ने क्या करना शुरू किया, बहुत सारे जीव ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे। जब मनुष्य आया, या मनुष्य से पहले आप देखोगे कौन आया, मनुष्य सबसे पहले हमको पता है एल्गी आए थे। एल्गी के बाद आपने देखा था कि अगर आपको वो टेबल याद है जियोमॉर्फोलॉजी की, तो उसमें हमने देखा था कि धीमे धीमे जो एक कोश के जीव है बहुकोशिकीय में बदलना शुरू हुए, धीमे धीमे बड़े जीव आने लगा शुरू हुए। पहले जो जीवन था सिर्फ कहां तक सीमित था, वो सिर्फ पानी में सीमित था। तो जब ये सारे जीव क्या कर रहे थे, रेस्पिरेशन कर रहे थे, ये श्वास ले रहे थे, श्वास छोड़ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा क्या किया, बहुत सारी गैसें उत्सर्जित करना शुरू किया। साथ ही साथ जब जीव आए थे उनका क्या हुआ, वो मरना भी शुरू हुए। मरने के बाद उनका बैक्टीरिया जो थे, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो थे, जो छोटे छोटे जीवाश्म थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनका डिकम्पोजिशन करना शुरू किया, उनको खाना शुरू किया। तब एक अलग प्रकार की गैसों का क्या हुआ, उत्सर्जन शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी गैसें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी गैसों का मतलब क्या है, आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन, आपको देखने को मिलेगी ऑक्सीजन, आर्गन। ये सब गैसें कहां से आई, ये तीसरे चरण में वायुमंडल के पास पहुंच गई। और आज आपको वायुमंडल कुछ इस प्रकार दिखता है, देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये है वायुमंडल का विकास। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, इन 3 चरणों में हम बांटते हैं किसको, वायुमंडल को। तो इस प्रकार वायुमंडल को विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। चलते हैं आगे की ओर, और आगे जब हम चलेंगे तो हम पाएंगे कि वायुमंडल का क्या है, संगठन क्या है। वायुमंडल क्या, जैसा वायुमंडल आज आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे हम लोग खड़े हैं, क्या पूरे वायुमंडल में इसी प्रकार की गैसें देखने को मिलेंगी, या वायुमंडल जो आपको आज देखने को मिल रहा है, क्या यही था हमेशा से। अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी की एक और चीज बात याद आ रही है, तो आपको ये भी याद आना चाहिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत सारी आपको क्या पाई जाती हैं, पृथ्वी में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। और उन परतों को अगर आपको नाम याद है, तो इसको हमने नाम दिया था कोर, इसको हमने नाम दिया था मेंटल, और इसको हमने नाम दिया था क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसी तरीके से नाम दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये भी याद है कि पृथ्वी पे जितने भी भारी पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, वो केंद्र के बहुत पास है, या मैं कहूं उससे क्या निर्मित है, उससे कोर निर्मित है। और जो हल्के पदार्थ है उससे क्या निर्मित है, क्रस्ट निर्मित है। ये सब किसके आधार पे बटे हुए हैं, ये सब बटे हुए थे किसके आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे। किसके आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे। द्रव्यमान के आधार पे जो द्रव्यमान में सबसे अधिक है वो केंद्र के पास, और जो द्रव्यमान में सबसे कम है वो केंद्र से सबसे ज्यादा दूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है मान लेते हैं। तो पृथ्वी के पास में जो भारी गैसें होंगी, द्रव्यमान में जो ज्यादा होंगी, वो पृथ्वी के पास में देखने को मिलेंगी, और जो हल्की गैसें होंगी द्रव्यमान में, वो पृथ्वी से दूर आपको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये कि एक निश्चित ऊंचाई तक आपको भारी गैसें देखने को मिलेंगी, और उनका स्थान कहां पे होगा, पृथ्वी के निकट होगा। वहीं पे हल्की गैसें आपको कहां देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी पृथ्वी से दूर। अब मान लेते हैं, सिर्फ इसी आधार पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे सवाल पूछती है कि हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पृथ्वी के
निकट पाई जाएंगी या पृथ्वी से दूर पाई जाएंगी? तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम कैसी गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम तो हल्की गैस है, या कहूं लाइट गैसेज है, द्रव्यमान में बहुत कम है इनका द्रव्यमान। तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? पृथ्वी से दूर देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर बात हो कि ऑक्सीजन जो एक भारी गैस है, ये कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये पृथ्वी के नजदीक पास में आपको देखने को मिलेगी। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इस प्रकार से क्या हुआ है? विभाजित हुआ हुआ है। उसका जो संगठन है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब हम कहते हैं वायुमंडल, तो एक और चीज आपको याद रखनी है। जब भी हम वायुमंडल कहें तो आपको एक चीज याद रखनी है, हम सिर्फ गैसों की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब आपने आज तक जब भी वायुमंडल के बारे में बात चर्चा की थी, जब भी आपने एटमॉस्फेयर की बात करी थी, किसकी बात करी थी? एटमॉस्फेयर की बात करी थी, तो आपने हो सकता है कि सिर्फ गैसों की चर्चा की हो, लेकिन आज के बाद वायुमंडल का मतलब आपके लिए सिर्फ गैस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या सर वायुमंडल में गैसें नहीं होती? देखो, गैस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, किसके लिए? वायुमंडल के लिए। ये जो गैस है बहुत सारी, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट है वो है जल वाष्प। जल वाष्प जिसको कहा जाता है वाटर वेपर। इसके अलावा आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स जिन्हें कहा जाता है धूल के कण। आपके लिए आज के बाद वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का मतलब ये होना चाहिए जिसमें गैसें हैं, जिसमें जल वाष्प है और जिसमें धूल के कण हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं। गैसें, गैसें आपको पता है बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिलेंगी, बचपन से हम लोग जानते हैं। नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, हीलियम देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन देखने को मिलेगी। ये सब क्या है? ये सब है गैसें। जल वाष्प कुछ निर्मित है किससे? H2O से। वाष्प है मतलब कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ये भी किसका हिस्सा है? वायुमंडल का हिस्सा है। तो क्या वायुमंडल में आपको जल वाष्प देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। कैसे? बारिश होती है। बारिश कैसे होती है? जो पानी है उसका वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण जब हो रहा होगा तो जो वाष्पीकृत पानी है वही तो है जल वाष्प। वो ऊपर जा रहा होगा, किस रूप में जाएगा? जल वाष्प के रूप में जाएगा। वो किसका हिस्सा है? वो वायुमंडल का हिस्सा है। साथ ही साथ धूल के कण। आप में से अगर कुछ लोग जो राजस्थान से हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समझा होगा कि आंधियां उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान की जो आंधियां होती हैं आप उन धूल भरी बहुत आंधियां होती हैं। जब वो धूल भरी आंधियां चलती हैं तब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। वायु क्या करती है? परिवहन का कार्य भी करती है। हमने देखा था धूल के एक कणों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य कौन करता है? वायु करती है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये वायु के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये भी किसका हिस्सा है? वायुमंडल का हिस्सा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं गैसों की। गैसें बहुत अलग अलग प्रकार की आपको पता है गैसें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता है जो सबसे ज्यादा है वो है नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या नाइट्रोजन अगर नहीं होती या नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नाइट्रोजन अगर आपको पता है, नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रतिशत है? 78% आपको देखने को मिलेगी। अगर ये 78% ना होके मान लेते हैं ये 78% नहीं है और 78 की जगह कितनी मान लेते हैं? सिर्फ 7% आपको देखने को मिल रही है। तो क्या प्रभाव पड़ता वायुमंडल पे? ठीक है। हम जो जिस गैस को सबसे खराब गैस समझते हैं, हम समझते हैं कि सारी जो कलेश की जड़ है या सारी जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन जिसके कारण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो हमको ये लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे खराब गैस है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको जान के शायद ये आश्चर्य हो, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑक्सीजन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई वृक्ष है, ये कोई ट्री है। ठीक है। हमें पता है
जो वृक्ष होते हैं ये किसकी रोशनी में, ये सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, जिसे कहा जाता है फोटो सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इस फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखोगे तो जो वृक्ष है वो किसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और साथ में क्या होता है, इनके साथ में होते हैं सनलाइट, सूर्य की रोशनी। इससे ये अपना खाना बनाते हैं, साथ ही साथ हमको ये क्या देते हैं, हमको ये देते हैं ऑक्सीजन। अगर आपको ये ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो हम सबको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि हम और आप सांस ले नहीं पाएंगे। और जिसका ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी आपने देखी थी कोरोना के समय में, ऑक्सीजन की कमी से कितना हाहाकार हुआ था। तो उस ऑक्सीजन को वो कहां से मिलती है, वो वृक्षों से हमें मिलती है। और किस कैसे मिलती है कि जब प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है, वृक्ष ग्रहण करते हैं, तब हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। एक बात तो समझ में है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज और समझते हैं कि क्यों जरूरी है। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, बहुत सारी जब गैसेस देखने को मिलती हैं तो उसमें से एक गैस कौन सी है, CO2 भी है। ये CO2 क्या करती है, CO2 का कार्य ये है, ये पृथ्वी को गर्म करती है। क्या करती है, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है। अब पृथ्वी को गर्म करने का कार्य कैसे करती है, इसको आप ये समझ लो, ये जो CO2 है ये कार्य कर रही है कंबल की जैसे। कंबल की जैसे कैसे कार्य कर रही है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य से आने वाला जो सौर ताप है, उसको कुछ हिस्से में, पूरा नहीं, कुछ कुछ ये कहाँ आने देती है, ये आने देती है पृथ्वी पे, आने देती है पृथ्वी पे, आने देती है। और पृथ्वी से टकरा के जब ये ताप बाहर जाने की कोशिश करता है, कहाँ जाने की कोशिश करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, तो कौन इसको रोक लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसको रोक लेती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो किस प्रकार का कार्य कर रही है, कंबल जैसा कार्य कर रही है। कौन कंबल जैसा कार्य कर रहा है, CO2 कार्य कर रही है। अगर मान लो CO2 आपके पास नहीं है, क्या नहीं है, CO2 नहीं है, तो क्या होगा, ये सारी सूर्य की किरणें कहाँ पे आएंगी, पृथ्वी पे आएंगी। साथ ही साथ सारी किरणें कहाँ चली जाएंगी, पृथ्वी से टकरा के वापस चली जाएंगी। तो पृथ्वी का जो तापमान होगा वो बहुत कम हो जाएगा, और पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा इसका मतलब पृथ्वी एक किसका गोला बन जाएगी, पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगी। इसका मतलब पृथ्वी को गर्म करने का कार्य कौन कर रहा है, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य CO2 कर रहा है। और पृथ्वी को ऐसी गैस है जो पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस गैस इनको क्यों कहते हैं। CO2 को ग्रीन हाउस या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस इसीलिए कहा जाता है कि क्या कार्य करती है, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई है, या मैं कहूं जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या कहूं औद्योगिक जब से औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से आया है, तब से क्या दिक्कत होने लगी है, तब से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, CO2 की जो मात्रा है वो बहुत तेजी से, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, या मैं कहूं पेट्रोलियम, डीजल, तेल, जब ये जलता है तो क्या क्या जल के हमको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड हमको जल के मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब तक लगातार बढ़ती जाएगी तो ये तापमान में क्या करेगी, तापमान में लगातार वृद्धि करती रहेगी। तो आज के समय में जितना तापमान होना चाहिए उस तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके पीछे भी क्या कारण है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्या कौन जिम्मेदार है, CO2 जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी चीज है? तो हमने जाना कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बुरी नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन शायद संभव भी नहीं होता। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है। तो देखो इसमें आप देख रहे हो यह सौर विकिरण के एक अंश को क्या कर लेती है, सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। कौन? CO2। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। जबकि दूसरी जो गैस है इनका आयतन कैसा है, स्थिर है। पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है तो जीवाश्म ईंधन में इसको हम लोग, आप इसको दो नामों से जानते हो, या तो इसे आप कहो जीवाश्म ईंधन या इसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म या फॉसिल, हमें पता है मनुष्य में या कोई भी जो जीव है, जो जंतु है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको कार्बन देखने को मिलेगा। कार्बन देखने को मिलता है। हमारे अंदर भी बहुत सारा क्या है, कार्बन है। कोयले के अंदर भी क्या है, बहुत सारा कार्बन है। कोयला किससे बना है? कोयला पेड़ पौधों से बना है, जीव जंतुओं से बना है। हम और हमारे जो पूर्वज हैं वो जब दब गए तो उनसे क्या बन गया, कोयला बन गया, पेट्रोलियम बन गया, यही तो बना है। हम लोग भी क्या बन जाएंगे एक दिन, कोयला बन जाएंगे, पेट्रोल बन जाएंगे। तो ये जो कार्बन है, हमसे बना है कार्बन। तो जहां पे भी जीवाश्म की बात होगी, जहां पे भी जीवाश्म की बात होगी, वहां पे किसकी बात होगी, कार्बन की बात होगी। या कभी कभी इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्गेनिक भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक में भी किसकी बात होती है, कार्बन की बात होती है। ठीक है। अब ईंधन, ईंधन क्या होता है? ईंधन हमें पता है जलने का कार्य करता है। ईंधन जलता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी कोई चीज जलेगी तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनाएगा। हाँ या ना? जब भी जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन जलते हैं और हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं तो क्या निकलती है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसका मतलब अगर आपके घर में चूल्हा है, अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है, अगर आपके घर में कार है, ट्रैक्टर है, उन सब में जीवाश्म ईंधन डलता है, पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, लकड़ी डलती है, वो जलती है, ऑक्सीजन से जलेगी और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाएगी। तो इस कारण, और ये औद्योगिक क्रांति के बाद ये जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो CO2 की मात्रा लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि दूसरी जो इंपॉर्टेंट गैस है वो हमें पता है कि और इंपॉर्टेंट गैस है इसी तरह ओजोन। ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ओजोन क्या कार्य करती है, ओजोन कार्य करती है फिल्टर का। अब वो कैसे कार्य करती है वो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार वायुमंडल में आपको क्या देखने को मिलेंगी, बहुत सारी गैसें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और वायुमंडल की इंपॉर्टेंट गैसों में आप ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में आप देख रहे हो सबसे पहले नाइट्रोजन देखने को मिल रही है। नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो कितना है, N2। नाइट्रोजन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, N2 से डिनोट किया जाता है। और कितना देखने को मिल रहा है, 78.08% आपको देखने को मिल रहा है। फिर ऑक्सीजन जिसको O2 के नाम से जाना जाता है, 121%। एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहो तो 20.95% आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आर्गन जिसको AR के नाम से जाना जाता है, 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036। सोच रहे हो, 0.036, पूरा 1% भी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे हम लोग इतना डरते हैं। और लास्ट में आप देखने को मिल रहा है नियॉन, Ne 0.02। मैंने क्यों लास्ट बोला कि आपको एटलीस्ट ये 5 तो पता होने चाहिए। ये 5 इस क्रम में आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। ये 5 आपको याद होने चाहिए।
सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा है, करीब करीब 78% देखने को मिल रही है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा प्रेजेंट है, फिर भी हम उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। आप कभी भी हमको बहुत बार ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन युक्त जो भोजन है वो किया करें, जिसको हम कहा जाता है कि भाई दाल ज्यादा खाया करो। दाल क्यों खाते हैं हम लोग, मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। क्यों डॉक्टर बार बार आपसे कहता है, आपकी माता जी आपसे बार बार कहते होंगे कि दाल खाया करें। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि जो नाइट्रोजन है आप उसको क्या डायरेक्टली नहीं खा सकते, डायरेक्टली उसको ले नहीं सकते। जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसें हमारे अंदर जाती तो हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो सिर्फ किसको रखता है? ऑक्सीजन को रखता है। बाकी सारी गैसेस को क्या करता है? बाहर छोड़ देता है। बाकी सारी गैसेस जब बाहर आती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन भी होती है, वो भी बाहर आ जाती है। तो हमारे अंदर क्या नहीं रह पाता? नाइट्रोजन नहीं रह पाता। लेकिन नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। मनुष्य अगर आप देखोगे, मनुष्य या मैं कहूं ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको कहा जाता है कि भाई श्वसन जिससे हम लेते हैं, सांस जिससे लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसका प्रवाह होता है। अलग अलग तरीके के आपको क्या देखने को मिलेंगे? सिस्टम देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे दिमाग है, दिमाग क्या कंट्रोल करता है? दिमाग कंट्रोल करता है कि इस समय हमको क्या कार्य करना है। ये सब चीजें हमको किससे पता लगती हैं? ऑर्गन से पता लगती हैं। इस ऑर्गन्स के बाद अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? ऊतक देखने को मिल लेते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, ऊतक। इसके बाद आपको देखने को मिलती है कोशिकाएं, जिनको कहा जाता है सेल। क्या इसको कहते हैं हम लोग? ऊतक। इसको कहता है कोशिका। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे, सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, जिसको कहा जाता है केंद्रक। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम में बहुत सारे आपको न्यूक्लिक एसिड क्या देखने को मिलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें दो आपको पता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसकी बात हम कर रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं। नाम बता रहा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होगा? अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो डीएनए नहीं होता, आरएनए नहीं होता, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, क्रोमोसोम नहीं बनते, केंद्रक नहीं बनता, कोशिका नहीं बनती, ऊतक नहीं बनते, ऑर्गन नहीं बनते, सिस्टम नहीं बनते, और अल्टीमेटली क्या नहीं बनता? मनुष्य नहीं बनता, या कोई भी जीव नहीं बन पाता। तो समझ पाए कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। इस चीज के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन हमारे लिए। अमीनो एसिड की जो अमीनो एसिड में भी फिर से आपको क्या देखने को मिल रही है? अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगी। इससे किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यद्यपि वायुमंडलीय गैसों में सर्वाधिक क्या है? नाइट्रोजन है। तो क्या हम नाइट्रोजन आसानी से ले सकते हैं? तो हम नाइट्रोजन आसानी से नहीं ले सकते। इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? इसके लिए आपको जरूरत होती है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम आपको मिलेगा, जो दाल होते हैं, दाल की जो आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे दाल के पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में आपको क्या देखने को मिलेगा? राइजोबियम देखने को मिलेगा। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम, जो राइजोबियम है, ये क्या कार्य करेगा? आप देखोगे जो राइजोबियम है, ये वायुमंडल से क्या लेगा? नाइट्रोजन लेगा। क्या लेगा? नाइट्रोजन। और ये उस नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित कर देगा? नाइट्रेट में। इसमें परिवर्तित कर देगा? नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा। अब ये जो नाइट्रेट है, इसका इसको कौन खा सकता है? इसको हम और आप खा सकते हैं। मनुष्य इसका सेवन कर सकता है। इसलिए कहा जाता है आपसे क्या, कि आप दाल खाओ। दाल खाओगे तो जो नाइट्रोजन है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइजोबियम इसको क्या कर, राइजोबियम कहाँ मिलेगा? दाल की जड़ों में मिलेगा। आप अगर दाल की जड़ देखोगे तो उसमें गांठे गांठे आपको देखने को मिलेगी। उन गांठों के बीच में
आपको राइजोबियम देखने को मिलेगा। और राइजोबियम क्या करता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। जैसे नाइट्रेट में परिवर्तित हुआ, अब इसको आप अंदर ले सकते हो, आपकी जो बॉडी है इसको आराम से पचा सकती है। तो राइजोबियम यही कार्य करता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं, जंतुओं द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है। तो ये होती है कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी जरूरी है बताने की शायद आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी तो मुझे कोविड हुआ था, तो मैं बहुत अच्छे से ही बता सकता हूँ कि उस समय कुछ याद नहीं आ रहा था, है ना। उस समय सिर्फ एक चीज याद आ रही थी, क्या, उस समय याद आ रही थी सिर्फ ऑक्सीजन। कैसे भी करके क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है ना, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो श्वसन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन सी है, वो है ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है श्वसन। साथ ही साथ कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर जल रही है उसके लिए भी क्या जरूरी है आपको, उसके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज नहीं जल सकती, उसका क्या नहीं हो सकता, दहन नहीं हो सकता। ये चीज आप बहुत आसानी से तब समझ सकते हैं अगर आपको कभी जाने का मौका मिले लद्दाख। लद्दाख अगर आप जाओगे, आप, हर इंसान का सपना है कि भाई मैं लद्दाख जाऊं, और लद्दाख में जाऊं कैसे, रॉयल एनफील्ड जो बाइक है उस पर बैठ के मैं जाऊं। लेकिन जैसे जैसे रॉयल एनफील्ड को आप लद्दाख पे लेते जाओगे, लद्दाख ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे जैसे जैसे आपके रॉयल एनफील्ड पहुंचती जाएगी, बाइक में कुछ समस्या आने शुरू हो जाएंगी, गाड़ियों में कुछ समस्या आना वहां पे स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में क्या जलता है हमें पता है, गाड़ियों में ईंधन जो है जीवाश्म, जैसे पेट्रोलियम, उसके अलावा अगर डीजल की गाड़ी है तो डीजल उसमें डलेगा। और जब आप लोग गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वहां पे स्पार्क होता है, वो स्पार्क जलाना शुरू करता है। जब जलता है तो उससे क्या मिलती है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी आपने स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, चलना चाहिए। जलेगा कब, जब ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं हमको पता है क्या कम होती जाती है, ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो इसलिए वहां पे गाड़ियों में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो जीवाश्म ईंधनों और लकड़ी के दहन में भी आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन मिलेगी कैसे, ऑक्सीजन मिलने का हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और क्या देते हैं हमको, ऑक्सीजन हमको देते हैं। साथ ही साथ एक और चीज पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है, मान लो ये लोहा है, आयरन है, इसमें आपने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या जुड़ गई, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो इसको आप कहोगे ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। वहीं पे किसी भी मेटल से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, मान लो ये Fe था, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और आपने किसी तरीके से क्या किया, ये ऑक्सीजन को हटा दिया, अब ये अलग अलग हो गया है Fe और O2 के रूप में। इसको कहा जाता है, ये हो गया इसका रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का टूटना इसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अपचयन। तो अपचयन की प्रक्रिया से भी आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। साथ ही साथ हमको पता है कि ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ पौधों से तो होता ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अपचयन की प्रक्रिया या रिडक्शन का जो प्रोसेस है उससे भी ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हाँ, ऑक्सीजन का निर्माण होता है किससे, रिडक्शन के प्रोसेस से। और बाकी ऑक्सीजन जो गैस होती है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो बहुत तेजी से किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, उसको माना जाता है कि वो अक्रिय गैस है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बहुत कैसी गैस है, बहुत मैं कहूँ सक्रिय गैस है, बहुत तेजी से, बहुत एक्टिवली वो क्या करेगी, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगी। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ लो कि आपने लोहे की कोई वस्तु आपने बाहर रख दी, कुछ दिनों बाद बाहर रही, उसमें मॉइस्चर मिलता रहे उसको और ऑक्सीजन मिलती रहे, तो क्या होगा, तो आप देखोगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगी। वो क्यों हो पाई, क्योंकि ऑक्सीजन ने उस क्रिया कर ली, किसके साथ, उस लोहे के साथ उस ऑक्सीजन ने क्या किया, क्रिया कर लिया। तो अधिकांश तत्वों के साथ आसानी से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है कौन, ऑक्सीजन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन कैसी गैस होती है, एक सक्रिय गैस है, जबकि नाइट्रोजन एक कैसी गैस है, अक्रिय गैस है।
आर्गन। आर्गन के बारे में आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्गन भी हमारे वायुमंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इतनी इंपॉर्टेंट गैस है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके बाद जो सबसे ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है वायुमंडल में वो क्या है? वो है आर्गन। आर्गन चूंकि हमारे काम में बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती, हमारे काम में आर्गन नहीं आती, लेकिन आर्गन कहाँ कार्य काम में आती है? विनिर्माण जो भी होते हैं उसमें आपको आर्गन देखने को मिलेगा। वेल्डिंग, वेल्डिंग आपने देखी होगी, उसमें वेल्डिंग में क्या काम में आती है? आर्गन काम में आती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस इसका उपयोग होता है वो होता है यहाँ पे बल्बों में। बल्ब में अगर आपने देखा होगा, अगर वो बल्ब देखें जो पीले रंग की रोशनी करते हैं, टंगस्टन वाले बल्ब अगर आपने देखे हैं, तो वो कांच का जो कवर होता है वो किस लिए लगाया जाता है बल्ब के ऊपर? अगर उस बल्ब के ऊपर वो कवर नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? तो वो जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन है वो क्या करेगा, बाहर की जितनी गैस है उनके साथ क्रिया कर लेगा, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, क्रिया कर लेगा। तो हमने क्या किया, उस पे कांच का कवर लगा दिया। लेकिन कांच के कवर में भी तो हो सकता है ना कभी कहीं से ऑक्सीजन अंदर चली जाए, तो हम उस कांच के कवर को जब लगाते हैं तो अंदर क्या भर देते हैं, आर्गन भर देते हैं, आर्गन गैस भर देते हैं। आर्गन गैस जब भरी जाती है तो वो जो टंगस्टन है वो बाहर की जितनी भी गैस है उनके साथ क्या नहीं हो पाता, उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जब कांटेक्ट नहीं हो पाता टंगस्टन का किसी भी गैस के साथ, तो क्या होगा, वो किसी भी गैस के साथ क्रिया ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आर्गन खुद तो कैसी गैस है, आर्गन खुद एक अक्रिय गैस है। वो किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी मेटल के साथ क्रिया नहीं करेगी, लेकिन बाकी गैसें उनमें से बहुत सारी जैसे ऑक्सीजन गैस है वो कैसी है, सक्रिय है। तो आर्गन क्या करता है, एक कंबल की ऐसे कार्य करता है। कंबल कैसे? मान लो यह है आपका टंगस्टन, यह है आपका टंगस्टन, यहाँ पे कंबल की जैसे कार्य कर रही कौन सी गैस, आर्गन। बाहर से आने वाली गैसें यहीं पे रह जाएंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तक नहीं पहुंच पाएंगी, टंगस्टन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, आर्गन का। अब हमने बहुत सारी बातें करी है ना, अक्रिय गैसें हैं, सक्रिय गैसें, ये कैसे डिसाइड हम लोग कैसे करें? तो आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस टेबल से परिचित हो। इस टेबल को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। आप में से जो लोग स्पेशली जो साइंस वाले लोग होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस टेबल को जानते होंगे। उन्होंने याद भी किया होगा कुछ इस तरीके से, हली ना की रब से फरियाद, इस तरीके से इसको याद किया जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस आपको देखने को मिल रही हैं। जितने भी खोज होती है, जितने भी तत्वों की खोज होती है, उन सबको कहाँ पे रख दिया जाता है, इस पीरियोडिक टेबल में रख दिया जाता है। अभी इसमें आपको 118 आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी खोज होती रहती है, लगातार इसमें जुड़ते जाते हैं। अब आपको यहाँ पे गैसेस देखने को मिल रही होंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिनॉन। ये सारी जो गैसेस है ना, इस वाले लाइन में जो आपको देखने को मिल रही है, इस वाली रो में जो आपको देखने को मिल रही है, इन गैसों को कहा जाता है अक्रिय गैसें। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अक्रिय गैसें। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिल रही है? तो आप कहोगे नहीं सर, ऑक्सीजन तो देखने को नहीं मिल रही, ऑक्सीजन ये रही। तो ये वाली जो गैसेस होती हैं जिसको 18 नंबर की रो में रखा जाता है, इनको कहा जाता है अक्रिय गैस है। ये किसी भी चीज के साथ क्या नहीं करती, क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको कहा जाता है अक्रिय गैसें। तो क्या कभी भी नहीं करती? नॉर्मल जो कंडीशन है, नॉर्मल जो तापमान है, नॉर्मल जो दाब है सामान्यतः, उसमें ये क्रिया आपको करती हुई नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसी एक्सट्रीम कंडीशन में आप लोग चले गए, मान लीजिए आपने तापमान ही -1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया, दाब को बढ़ा के आप 5 एटीएम तक ले गए, तो हो सकता है उस समय ये गैसें क्रिया करना शुरू कर दें। लेकिन सामान्यतः जो तापमान और दाब की कंडीशन होती है वहां पे जो गैसें वो क्रिया नहीं करती। तो इन गैसों को कहा जाता है अक्रिय गैसें। इसके अलावा जितने भी हैं वो कुछ इनसे ज्यादा वो क्या मिलेंगे, आपको सक्रिय देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वो ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रही है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, ओजोन की। O3, ओजोन। ओजोन सबसे पहले समझना चाहिए कि ओजोन कैसे तो बना होगा, कहां से ओजोन आया हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ओजोन शुरुआत में नहीं था।
जब ओजोन शुरुआत में नहीं था तो ओजोन आया कहां से? तो ओजोन कहां से आता है? देखो ओजोन का ये समझो ओजोन बना कैसे। सबसे पहले ओजोन ये है O3, क्या है O3। हमें पता है कि वातावरण में या वायुमंडल में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बीच में आप देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसे बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और हमेशा दो ऑक्सीजन आपको साथ में मिलेंगे, इसे O2 इसीलिए लिखा जाता है O2, दो ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए बिजली कड़की, जिसको तड़ित झंझा कहा जाता है, थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म। और नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो क्या हुआ, बिजली चमकी। जब बिजली चमकी, बिजली जब चमकती है तो वहां पे तापमान जो होता है बहुत बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ा तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो एक साथ बंधे हुए थे क्या हुए, टूट गए। अब एक ऑक्सीजन अलग, दूसरा ऑक्सीजन अलग। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है। ये अकेले अकेले ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये दोनों जुड़े तो क्या बन गया, O3 बन गया। यहाँ पे भी क्या बन गया, O3 बन। तो ऑक्सीजन के साथ अगर एक सिंगल ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, अकेला ऑक्सीजन कहा जाता है। ये अकेला ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन O2 के साथ जाके मिल जाए तो आपको क्या मिलते हुए मिलेगी, ओजोन मिल जाएगी। ओजोन का कार्य क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी पे, उनको रोकने का कार्य कौन करता है, उनको रोकने का कार्य करता है ओजोन। अगर ओजोन नहीं होती तो ये पराबैंगनी किरणें कहां पे पहुंच जाती, सीधे पृथ्वी पे पहुंच जाती। अच्छा, अगर पराबैंगनी या जिनको यूवी रेस कहा जाता है, ये सीधे अगर पृथ्वी पे पहुंच जाती तो क्या होता, ये अगर सीधे पृथ्वी पे पहुंच जाती तो जो बीमारी है कैंसर, स्पेशली जो कर्क रोग है किसका, स्किन का, स्किन कैंसर लगातार बढ़ता जाता। सबको स्किन कैंसर हो जाता अगर ये पैराबैंगनी किरणें कहां पहुंच जाती, पृथ्वी पे पहुंच जाती। तो ये कुछ हमने गैसों के बारे में जाना कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझो क्लाइमेटोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम वायु बहुत सारी गैसों के बारे में जानेंगे। और क्या जानने की कोशिश करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल जो है वो किस प्रकार बना हुआ है। लेकिन इससे पहले, क्लास खत्म करने से पहले, ये इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि 20 मई जो कि आखिरी तारीख है इसकी फाउंडेशन बैच 5 में एडमिशन लेने की, इसमें आप एडमिशन ले लें और ध्यान रहे कि आप कोड कौन सा यूज करें, कोड यूज करें एमपी लैब, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का नया बैच शुरू हो रहा है, बैच नंबर 1, जो कब से शुरू हो रहा है, 22 मई से शुरू हो रहा है। 3 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। इसमें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की सभी एनसीईआरटी जो यूपीएससी सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ाई जाएंगी। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया क्लाइमेटोलॉजी। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा है ना, बहुत ज्यादा हम डेप्थ नहीं गए हैं। कल से हम लोग प्रॉपर क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर देंगे। तब तक आपको क्या करना है, जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से रिवाइज करनी है, क्लाइमेटोलॉजी हल्का हल्का सा पढ़ना शुरू कर देना स्टडी IQ IAS वाली किताब से। अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रखना है। जय हिंद, जय भारत।